नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पे दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा आंदोलन में लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग, उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कुंदरकी में बाहरी लोगों को ठहराया गया है। फर्जी पहचान पत्र से वोट डलवाए जा रहे हैं। बुर्के में मुस्लिम महिलाएं वोट डाल रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है, पहचान सुनिश्चित कर वोटिंग करने दिया जाए। बीजेपी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये मांग करती हुई नजर आई है। कुंदरकी सीट को लेकर बीजेपी एक बार फिर से चुनाव आयोग से अपील करती हुई नजर आई। कुंदरकी में बाहरी लोगों को ठहराया गया है। फर्जी पहचान पत्र से वोट डलवाए जा रहे हैं, यह आरोप लगाया गया है भाजपा के द्वारा। बुर्के में मुस्लिम महिलाएं वोट डाल रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है, पहचान सुनिश्चित कर वोटिंग करने दिया जाए। इसकी अपील करती हुई भाजपा पार्टी नजर आ रही है। तो बुर्के को लेकर लगातार उपचुनाव में बवाल जारी है और एक बार फिर से अब भाजपा के द्वारा चुनाव आयोग
को अपील की गई है। फर्जी पहचान पत्र से वोट डलवाए जा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा है। इसमें कई मांगों को रखा गया है। कुंदरकी में बाहरी लोगों को ठहराया गया। फर्जी पहचान पत्र से वोट डलवाए जा रहे हैं। यह आरोप भाजपा के द्वारा लगाया गया। वहीं उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। करहल सीट को लेकर सपा ने किया है पोस्ट। करहल के बूथ संख्या 255 पर पोलिंग डंप करने का प्रयास। समाजवादी पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी द्वारा किया जा रहा है पोलिंग डंप करने का प्रयास। बूथ संख्या 405, 407 पर फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है। बीजेपी समर्थकों के द्वारा फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना दी गई है। तो करहल सीट को लेकर सपा ने यह पोस्ट किया है। समाजवादी पार्टी के द्वारा करहल सीट को लेकर यह पोस्ट किया गया है। 255 पोलिंग बूथ पर पोलिंग को डंप कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी, जिसका गढ़ करहल है, उसको लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। तो चुनाव के बीच ये तनाव का मंजर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि तमाम 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच सियासी जंग भी अलग अलग रंग में नजर आ रहा है। करहल सीट को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के द्वारा भाजपा पर यह हमला बोला गया है और साफ तौर पर यह कहा गया कि करहल सीट पर पोलिंग को डंप करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। बूथ संख्या 405, 407 पर फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना है। वहीं झारखंड में दूसरे चरण और अंतिम चरण का चुनाव जारी है। विधानसभा की 38 सीटों पर चुनाव होना है, जहां झारखंड की सियासत के दिग्गज हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जैसे तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं। वहीं नेता अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। गांधी विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा है कि मैं अपनी जीत को लेकर इसलिए भी आश्वस्त हूं क्योंकि मेरा कार्यकाल काफी छोटा रहा, लेकिन इस समय में मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस दौरान बड़ी हस्तियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनाते हैं। मैं अपनी जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 4 से 5 महीने का, और 4 से 5 महीने में मैंने गांधी के लिए जितना किया है, मैं ये समझती हूँ कि उतने कम वक्त में मैंने पूरी अपनी मेहनत लगा के पूरा जीतोड़ मेहनत किया है और लोगों को वो सुविधाएं दी हैं जो उनका हक है। और कहीं ना कहीं अगर इतने कम कार्यकाल में मैंने इतना काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल तो मेरे लिए बहुत लंबा रहेगा और उस समय मेरे पास बहुत समय भी रहेगा और बहुत काम करने के लिए वक्त भी रहेगा। क्योंकि झारखंड में लोगों की मोड़ ही है कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार को बदलनी है। 5 वर्षों तक झारखंड की जनता ने काफी तकलीफ सहा है, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, माँ बहनें हो या नौजवान हो या किसान हो या मजदूर हो, सबके सामने एक बड़ा संकट रहा है। तो अब झारखंड की जनता को वो दिन और वो अवसर आया है कि परिवर्तन के लिए आज लोग मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। कि मताधिकार का प्रयोग हर किसी को करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और 5 वर्षों में एक बार अवसर मिलता है अपने हाथों से प्रदेश के भविष्य को बढ़ने का, बनाने का। और इसलिए मतदाता से भी मैं बार बार अपील करता हूं कि इस अवसर को हमें गंवाना नहीं, हमें मतदान करना, अपना भविष्य को और राज्य की भविष्य को बेहतर करने के लिए। नहीं, मुद्दा हमने बार बार कहा है कि एक तो जो राज्यव्यापी ही एक मुद्दा है वो घुसपैठ को लेकर के, तो जिस प्रकार से आबादी के जो डेमोग्राफी यहाँ बदला है, अगर हम समय रहते उसको सचेत नहीं होंगे तो आने वाला कल झारखंड के लिए वो संकट पैदा करेगी। देखिए, वर्तमान में जो मतदान के समय अभी जो रुझान देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से जनता वोट के लिए उमड़ पड़ी है, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारा जो मुद्दा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है, आदिवासियों की संख्या घटी है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, रोजगार नहीं हुए हैं, हेमंत सोरेन जेल जाकर बेल पर हैं, ये सारे मुद्दे जो है जनता तक चले गए हैं। बरहेट विधानसभा में भोगना डी जहां जो सिद्धो कानू का जन्मस्थली है, आप वही जाकर पता कर दीजिए कि वहां पत्रकार भी जो निगेटिव बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है सारे लोग प्रभावी ढंग से विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार हर हालत में सरकार बदलनी है। आदिवासियों में यदि ये जोश दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं पूरे झारखंड का क्या हालत है। हम किसी कीमत पर 2/3 से सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहली बार झारखंड में सरकार बना रही है। मैंने हम परंपरा बढ़ाना चाहते हैं हमेशा कि हम वोट दें पहले, इसी उम्मीद के साथ आज से नहीं पहले से भी देते आ रहे और निभाएंगे। और ये भी कहेंगे जो विधायक बनेगा मेरा पुत्र, उसको भी कहेंगे परंपरा हमेशा निभाते रहना है। क्या विकास के मुद्दे पर और इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसी मुद्दे पर वोट देगा। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जारी है। वहीं बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव में जीत के दावे किए हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने जीत की हुंकार भरते हुए कहा कि झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों में जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया है। और क्या कुछ कहा, क्या कुछ बयानबाजी आ रही है इस चुनाव के दौरान, सुनिए। सबने वोटिंग करना चाहिए। लोकतंत्र में वोटिंग करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको वोट किसी भी स्थिति में करना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करूंगा और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। आज ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का, महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की विजय सुनिश्चित है। जिस प्रकार की सारी जानकारियां मिल रही है, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पे वहां के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भरोसा करते हुए वहां के हमारे प्रादेशिक नेतृत्व है। महाराष्ट्र में हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमको हमारी युति को पूर्ण बहुमत आएगा, 150 से ऊपर आएगा, 175 तक भी जा सकता है। भाई ईमानदारी से तो बीजेपी एक सीट जीत ही नहीं सकती। एक भी जनता आज जा चुकी है, कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। डिवीजिव पॉलिसीज के चलते सभी लोग दुखी हैं। भाई अशांति कहीं होती है तो ऐसा थोड़ी कि उसमें कि मुसलमान ही पीड़ित हो, हिंदू न हो। दुख तो सभी को होता है, नुकसान सबका होता है। लेकिन जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इसी तरह की बातें करने से समझता हो कि चुनाव जीत जाएंगे, उसने लोकसभा से कोई चुनाव से कोई सबक ही नहीं सीखा है। जबरदस्ती उपचुनाव में तो रामपुर उपचुनाव जीत लिया, जबरदस्ती की नहीं। लोकसभा हार गए ऐसे ही नहीं, ऐसे ही खड़ा कर दिया था अखिलेश ने एक आदमी, तब भी हार गए। तो आम चुनाव, इस पे कोई असर आम चुनाव पर तो होने वाला नहीं। जबरदस्ती एक जगह कुछ गड़बड़ी कर सकते, ज्यादा जगह नहीं कर सकते गड़बड़ी। वहीं प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। फूलपुर में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में है। प्रमुख उम्मीदवारों में बीजेपी के दीपक पटेल, सपा के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी और बीएसपी के जितेंद्र सिंह शामिल है। वोटिंग के लिए फूलपुर विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। 12 क्रिटिकल बूथ, 10 मॉडल बूथ और 1 पिंक बूथ को बनाया गया है। आपको बता दें कि फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ गई है। एक और बीजेपी जहां इस सीट पर हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आई थी, तो वहीं सपा लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मिली
18,000 की बढ़त को अपने पक्ष में बता रही है। लेकिन जनता किसके पक्ष में है, या तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल फूलपुर में चुनावी जंग जारी है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और जनता मतदान करती हुई नजर आ रही है, मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। तो फूलपुर सीट जहां भाजपा के लिए अपने चुनावी मैदान को, अपने अभेद किले को बचाने के लिए भाजपा उतरी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर इतिहास रचती हुई नजर आना चाहती है। तो चुनावी जंग अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को जनता का फैसला किसके लिए आता है और जनता किसे चुनती है। यूपी के 9 विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहे हैं। उसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट पर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये एक मतदान स्थल है जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हो रही है, उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। ये दो राजनीतिक दलों के बीच सीधी टक्कर जा सकती है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला इस सीट पर है। हालांकि बसपा और दूसरे दलों ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला भाजपा का इसलिए भाजपा के लिए चुनौती है क्योंकि ये उन्हीं की विधानसभा सीट प्रवीण पटेल के खाते में थी, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद ये सीट खाली हुई थी और अब बाई इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर पिछले बार चुनाव हारे मुस्तफा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका सीधा मुकाबला इस बार नए कैंडिडेट दीपक पटेल से है। दीपक पटेल और मुस्तफा सिद्दीकी दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब वोटर्स अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आने वाला जो वोटिंग का परसेंटेज है और 23 तारीख को जो नतीजे हैं वो साफ करेगा कि किसके खाते में सीट गई। हालांकि इस बीच में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा करके अपने पक्ष में वोट की अपील की थी, लेकिन अब आज अंतिम निर्णय होना है। जो मतदाता है वो अपने वोट से करेंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतने की कोशिश करेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की 4 बेनामी संपत्तियां जब्त हो गई है। करीब 10 करोड़ कीमत की संपत्तियां जब्त की गई है। 2 मकान और प्लॉट किए गए हैं जब्त। आयकर विभाग ने गायत्री प्रजापति पर शिकंजा कसा है। आयकर विभाग ने ये सख्त कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने संपत्तियों को लेकर दावा किया है। पूर्व मंत्री ने जेल में रहकर खरीदी थी संपत्तियां। सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की राजधानी स्थित 4 बेनामी संपत्तियों को आईटी विभाग ने जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां गोमती नगर के खरगापुर, आशियाना और मोहनलालगंज इलाके में गायत्री ने अपनी करीबियों के नाम पर खरीदी थी। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति निश्चय इकाई ने कुछ दिन पहले इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, एक बार फिर से आईटी विभाग का शिकंजा गायत्री प्रसाद पर गिर चुका है। कहां-कहां, किन-किन जगहों पर ये कार्रवाई की गई है? ये राजधानी लखनऊ में गायत्री प्रसाद प्रजापति ने बेनामी संपत्तियां ये खरीदी थी। आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है और इसी के साथ तब पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जेल में बंद चल रहे हैं गायत्री प्रजापति, लेकिन इनके काले कारनामों का आए दिन खुलासा भी होता रहा है। तो 4 ये संपत्तियां हैं राजधानी लखनऊ में, जिसमें 2 मकान हैं और 2 फ्लैट हैं। ये खरगापुर, गोमती नगर जैसे इलाकों में महंगे प्लाट हैं ये, जिनको गायत्री प्रजापति ने अपने दूसरों के नाम खरीदा था। आईटी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि जेल में रहते हुए गायत्री प्रसाद प्रजापति ने भी जो काला धन है वो खपाने की कोशिश की है और आईटी ने ये खोज निकाला है कि ये चारों संपत्तियां बेनामी हैं और गायत्री प्रजापति की ही हैं। लिहाजा इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, जिनकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि जब आईटी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी तब सवाल ये भी है, क्योंकि इस तरह की खबरें आने लगी है कि खरगापुर में भाजपा नेता के द्वारा उस भूखंड पर अपना आधिपत्य बताने की कोशिश की गई। कहा गया कि वो भूखंड उनके द्वारा खरीदा गया। हाँ, बेशक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी
पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के तार जुड़े हुए हैं। संपत्तियां जो हैं वो काले धन से बनाई गई हैं और बेनामी है, तो लिहाजा इन संपत्तियों को लूटने का भी जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन आयकर विभाग की तरफ से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उसकी वजह से जो ये काले कारनामे हैं इसका जहां खुलासा हो रहा है, वहीं ये जो संपत्तियों को पाने के लिए जो ललक जगी है सत्ता पक्ष के लोगों में भी, उस पर जो है अंकुश लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल अनिल जी, अब हाईकोर्ट को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, कब तक हाईकोर्ट के सामने ये रिपोर्ट आईटी विभाग पेश करेगा, आगे की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी? श्रुति, देखिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति आपराधिक मामलों में जेल में हैं, लंबे समय से जेल में बंद चल रहे हैं। खनन के जब ये मंत्री थे तो इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो है वो जमा की गई थी। लखनऊ सहित तमाम जिलों में इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी थी। अब तक सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां जो हैं वो जब्त की कर ली गई हैं। मामला हाईकोर्ट में भी लंबित चल रहा है। इसकी वजह से आयकर विभाग को अपनी रिपोर्ट भी देनी होती है। आयकर विभाग जो है पूरी तैयारी कर चुका है। ये जो 4 संपत्तियां जब्त की गई हैं, अब जल्दी हाईकोर्ट के सामने ये रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारी। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 15% तक वोटिंग हो चुकी है। अहम बात यह है कि वोटरों में बुजुर्गों के साथ साथ विकलांग महिला और पुरुष बैसाखी और व्हील चेयर के सहारे वोट डालने के लिए नजर आ रहे हैं और वहीं लोगों में वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मकबरा का जो यहाँ पर पोलिंग बूथ बना हुआ है, यहाँ पर काफी महिलाएं हैं वो वोट डाल करके आ रही हैं। बड़ी बात है, एक बुजुर्ग महिला है जो विकलांग है वो भी वोट डालते हुए नजर आ रही है। वोट डाल करके अभी आएंगे। आइए हमसे बात करते हैं। ये महिला है, देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? साकरा बेगम। क्या वोट डाला है आप? किन किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है अभी? वोट डाला वोट डालेंगे? वोट डालेंगे आप? हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलजो है। आप वोट डालेंगे? किन मुद्दों पे आपने वोट दिया अभी तक? अभी कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दे पे वोट दिया होगा ना, क्योंकि मुद्दा पे गया कैसे वोट दिया आपने? इतना सब राजनीति। हमें भैया पुलिस फोर्स जो है एक आईडी के बजाय 4-4 आईडी पूछ रहे, कहाँ लाएगी पब्लिक, ये बताइए। अच्छा, तो क्या वोट डालने को दिया गया है? वोट तो डाल लिया है, लेकिन वो जो रोक रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं और क्या कहते हैं, एक आईडी के बजाय 4-4 आईडी पूछ रहे हैं, कहाँ से ला के देगा ये? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पता हो रहा? यहाँ पर यहाँ किससे शिकायत करें? सब हुआ कंपनी है। क्या नाम भाई, क्या नाम है आपका? नूर आलम। जो वोट यहाँ जो पड़ रहा है, किस तरह से वोट क्या बिल्कुल सही पड़ रहा है कि आप आरोप बिल्कुल लगा सुकून से लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वोट डालने नहीं जा रहा है और एक नहीं 4 आईडी दिखाने को मिल रहा है जो उनका वोट जो है इसमें नहीं डालने नहीं दिया रहा है। तो क्या किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर? व्यवस्था यहाँ ठीक है, जो आगे पुलिस लगी है तो वहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? आईडी दिखाओ, जैसे शक्ल नहीं मैच हो रही है तो वापस कर दे रहे हैं, ये सब वगैरह। तो अच्छा, ठीक है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।